सो कैसा रहा साइकिक सर्जरी? मजा आ गया। मजा आ गया। सो दिस इज देन होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहेंगे कि माइंड बॉडी सोल से हम लोग साइकिक सर्जरी करते हैं, बिकॉज बगैर दिल के अगर कुछ किया जाए तो वो बहुत मेडिकल साइंस हो जाता है, और दिल को जोड़ते हुए हम जब करते हैं तो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल अप्रोच होता है जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं करके। इज इट राइट? मेडिकल साइंस ने कभी ये समझा ही नहीं था कि जो भी हमारे ब्लड वेसल्स है जिसको हम बहुत अच्छे से मतलब पढ़ते तो हैं कि उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसमें ब्लड वेलोसिटी होती है, उसमें विस्कोसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मुझे बहुत सारे मतलब टास्क दिए गए थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। स्पेशली एथरोमा करके एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे जो स्मोकर्स होते हैं या जो फैटी फूड कंजप्शन करते हैं, जंक फूड करते हैं, तो उनके वेसल्स कैसे नैरो हो जाते हैं और उसमें कैसे फैट जमा हो जाता है, उसको एथरोमा कहते हैं करके। तो ये जो आज सब्जेक्ट स्पेशली हमने इसलिए लिया गया था बिकॉज नॉर्मली हेल्थ को कंसिडर नहीं किया जाता है स्पिरिचुअल साइंस में या रिलीजियस साइंस में, लेकिन हम अगर हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे और अगर हम फिट ही नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसा अभी कुछ लोग नीचे बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों का वजन ज़्यादा है, कुछ लोगों के मेडिसिन चालू है, कुछ लोगों के पैरामीटर्स के यूनिट्स डिस्टर्ब्ड हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। आप भले महीने 2 महीने में ये ऐसी साइकिक सर्जरी करो एक बार, लेकिन करते जाओ तो आप फिट रहोगे। बिकॉज नो डाउट आप मेरे जितना तो ट्रैवल नहीं करते हो, मेरे जितना तो बाहर का फूड नहीं खाते हो, लेकिन घरों में रहकर भी आप इतना बीमार रहते हो, अपने घरों में रह के भी आप अनफिट रहते हो। और मैं फिट इसलिए रहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत सारे योगास करता हूँ, मुझे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसीजर हमने आज आपको बताई है, ये प्रोसीजर मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, इतनी फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर पा रहा हूँ, इतनी शिफ्ट को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। अब क्या होता है कि जहाँ पे भी जाते हैं ना, 2 चीजें हमें आती है, एक रेजिस्टेंस और एक रिजेक्शन। हमारी तरफ से भी आती है, लोगों की तरफ से भी आती है। कहीं हम कोई चीज को रेजिस्ट करते हैं, ये क्या खाना बनाया, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अरे ये क्या लोग हैं, ये लोग तो मुझे पसंद नहीं है। तो ये घरों में भी होता है, बाहर भी होता है ऐसे। इज इट राइट? तो ये रिजेक्शन और जो रेजिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड वेसल्स को ना कंस्ट्रिक्ट कर देती है, कड़क कर देती है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म कर देती है, और इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो किसी के घुटने के वेसल्स खराब हो जाते हैं तो घुटने में दर्द होता है, किसी के काफ मसल्स खराब हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हार्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहां जहां पे भी वेसल, किसी के लीवर के वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो लीवर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, किसी के यूट्रस के हो जाते हैं तो यूट्रस श्रिंक होता है, कहीं ना कहीं उधर सिस्ट फाइब्राइड हो जाती है, गांठें हो जाती है ना, पीसीओडी हो जाती है। मतलब ये सारी चीजें होती क्यों है? जस्ट बिकॉज वेसल्स का जो एक इनफ्लो एक आउटफ्लो होता है। जैसे आपने देखा कि आर्टरी ब्लड लेके जाता है और वेन्स वापस हार्ट में ब्लड लेके आता है। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो जो नॉर्मली हम ब्रेथ पे ही फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं अभी आज के बाद आपको ब्लड पे भी फोकस करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ऐसे नहीं कि हम अनुलोम विलोम करें, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन इस पे ही नहीं करें, हम ब्लड वेसल्स पे भी करेंगे। बिकॉज आर्टरी और वेन्स दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बीच का जो ब्रिज है जो आज इन्होंने बताया, दैट इज एन कैपिलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी को बाय हार्ट करो सब, लेकिन सिर्फ समझ लो करके कि दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, दो, है ना, एक इनफ्लो एक आउटफ्लो के बीच में ब्रिज होता है। तो वो जो ब्रिज होता है ना, वहां पे टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट होती है, और उसके वजह से ही हमें सारी बीमारियां होती है। कि ब्लड हार्ट तो पंप कर लेता है और ब्लड सप्लाई पूरे सब सिस्टम को देता है, लेकिन जिस ऑर्गन में हमारे इमोशंस भरे पड़े हैं ना, वहां से रिटर्न फिर ब्लड नहीं जाता है, वहां से फिर वेन्स इम्प्योर ब्लड जो लेके आता है हार्ट को, और वो धीरे धीरे इम्प्योरिटी बढ़ते जाती है। अब समझ में आया कि नहीं? मतलब आप सब अच्छे कपड़े धो के यहाँ पे लेके आए थे, प्रेस करके यहाँ पे लेके आए थे कि नहीं? अब यहाँ से जाओगे तो सब मैले कपड़े जाएंगे कि नहीं? तो ये मैले कपड़े आप घर पे जाके सबसे पहले धोएंगे ना, तब वापस पहन पाओगे। तो ये प्रोसीजर ना हमें किसी ने नहीं समझाया कि हम कहीं पे
पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, तो हम कितनी मतलब ऊपर जाते हैं, सफाई करते हैं, फिर एकदम क्लीन होके हुए नीचे आते हैं करके। लेकिन कहीं ना कहीं क्लटर अभी भी हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं गिले शिकवा, कहीं ना कहीं फियर, जलसी अभी भी हमारे अंदर है, और वो बेचारा हार्ट सफर करता है उसके लिए। और जब हार्ट सफर करता है तो बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम सफर करते हैं, बिकॉज हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन, इज इट राइट? तो हम लोग किसी भी पेशेंट का सबसे पहला ब्लड टेस्ट करते हैं, बिकॉज वो हार्ट से तो ब्लड निकलता है, और कहाँ से निकलता है, और फिर ब्लड में जो यूनिट्स की गड़बड़ आती है बस उसी की ट्रीटमेंट करते हैं। ये नहीं कि हार्ट का करेक्शन करें, हार्ट चक्र का करेक्शन करें, एक्सेप्टेंस का करेक्शन करें, रिजेक्शन का करेक्शन करें, रेजिस्टेंस का करेक्शन करें। ये अगर आप करेक्शन सीख लिए यहाँ पे, तो समझ लो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज मुश्किल होता है कि रोज मैं आपको कहूँ 5 किलोमीटर चलना, जो योगा करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, फिजिकली कर भी लोगे, लेकिन हार्ट चक्र में अगर किसी के लिए हेट्रेड, रिवेंज रखोगे तो आपके वेसल्स कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे मुझे बताओ। आज ये क्यों बड़े बड़े संत साधु बीमार रहते हैं? बिकॉज वो धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, एनर्जी तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हार्ट को अभी भी वो कभी क्लीन नहीं कर पाते, तो बेचारे वो भी सफर होते। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे इसमें मेडिकल साइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, हमारे कहीं ना कहीं ग्रंथों में कहीं ना कहीं साइंस का एक पार्ट मिसिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जब तक ये मिसिंग पार्ट रहेगा, हम इंडियन कल्चर में ना ये हेल्थ का एक सिलसिला बना रहने वाला है, इज इट राइट? तो हमें चाहे स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के हो, या हम हाउस वाइफ हैं, या हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हेल्थ का जो साइंस है ना, ये सभी में एक एजुकेशन इंक्लूड करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट का चक्र क्लीन रखें, तब आपका लंग्स क्लीन रहेगा, आपका कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम क्लीन रहेगा, तब आपके सारे सिस्टम क्लीन रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप कभी फ्राइड फूड खाओ, कभी जंक फूड खाओ, कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज हार्ट तो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो कोई गिले शिकवे नहीं है। सुबह उठे और किसी के साथ अगर अनबन हुई और रात को हमने अपना हार्ट क्लीन करके सो लिया, होपोनोपो किया, फॉरगिवनेस किया, तो रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कार्डियक एक्टिविटी दोनों अच्छे रहेंगे, ना ब्रेन खराब ना माइंड खराब, तो शरीर हेल्दी रहेगा सुबह। इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे बताइए, कितना सिंपल साइंस है ये। लेकिन ये हम नहीं कर पाए बिकॉज हमें कभी संस्कारों में नहीं बताया गया, या कभी हमें मेडिकल साइंस ने ये नहीं बताया, या कभी हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं बताया गया कि इससे कितना हमारा शरीर अफेक्ट होता है। इज इट राइट? मतलब कितना हमारे अंदर कार्बन भरा है, कितना मोनोऑक्साइड भरा पड़ा है, कितने मतलब अनवांटेड रसायन केमिकल्स हमारे शरीर में है, और उसी के साथ तो हम जी रहे हैं। कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस्ड है, कितने सारे हमारे निकोटिन है, कितने हम मतलब पॉल्यूशंस जो लेते हैं उसको फिर हम एंटेंगल करते हैं अपने वेसल्स के साथ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हर एक बीमारी का ओरिजिन हार्ट ही है, हर एक बीमारी का ओरिजिन, बिकॉज हृदय से उसको सफाई नहीं कर रहे, सब जगह जा रहा है ना ऐसा, क्योंकि यही तो वाइब्रेंट है। यहीं से तो हम बोलते हैं 72 टाइम बीट्स होते हैं पर मिनट। एक मिनट में अगर इतने बीट्स होते हैं तो कितने वाइब्रेशंस जाएंगे? इज इट राइट? रेस्पिरेटरी तो ठीक है 12 से 15 है पर मिनट, लेकिन हार्ट की तो 72 की एक्टिविटी है। इज इट राइट? आप देखते हो कि हर टाइम पे ना वो चीजें चेंज होती है। जैसे अगर मैंने कॉकरोच को देख लिया तो 100 पे चले जाता है। इज इट राइट? इतनी पाल्पिटेशंस बढ़ जाती है। कहीं अचानक हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हमारा इरिटेशन बढ़ जाता है, फिर 100-110 के ऊपर जाता है। कभी डिप्रेशन में हम 30-40 पे आ जाते हैं हार्ट बीट्स, इतने हम हाइपोटॉक्सिक हो जाते हैं करके। तो ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना हमारा, ये क्यों हो रहा है? और फीमेल्स को कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा फ्लो हो रहा है, कभी बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा है। तो कभी हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा नहीं ठीक है तो नॉर्मल है, तो ऐसा होते रहता है। मतलब गांठें हो जाती हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, एबॉर्ट करना पड़ता है। तो ये गायनेक साइंस के पीछे भी कार्डियक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम प्रेग्नेंट वुमेन की सोनोग्राफी भी करते हैं तो बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं, मदर की कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं, बिकॉज दोनों की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। और उसके बाद जब बच्चा बॉर्न होता है और मरने तक बच्चे और पेरेंट्स की अगर हार्ट की ट्यूनिंग नहीं होगी ना, तो वो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में फ्रिक्शन होने ही वाला है, झगड़े होने वाले हैं।
फिर आप कहो कि नहीं 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 ये तो ये रीजन है, ये रीजन है, लेकिन ये रीजन को रिजॉल्व कहाँ किया आपने? कहीं प्रॉपर्टी के इश्यूज, कहीं इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, कहीं एजुकेशन, पेरेंट्स कुछ अलग चाहते हैं, बच्चे कुछ अलग पढ़ाई करते हैं, बिकॉज हार्ट की ट्यूनिंग नहीं है और कुछ नहीं है। इज इट राइट? तो इसकी ट्यूनिंग करना सीख लो आप। फिर अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में हो तो आप बच्चों के साथ ट्यूनिंग कर पाओगे, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो बॉस के साथ ट्यूनिंग कर पाओगे, कहीं पे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो तो टीम के साथ ट्यूनिंग कर पाओगे। तो ये ट्यूनिंग ऑफ दैट हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमने मेडिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो ईसीजी होता है जिसमें PQRST करके आप लोग को शायद पता होगा, जो वेव्स होती है उसकी, तो वो वेव्स अप्स एंड डाउन्स रहती ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हमारा इमोशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इज राइट? तो हमको कभी भी ईसीजी आता है ना, तो हम देखते हैं कि पी कितना नीचे है या आर कितना ऊपर है, ये हम सब देखते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको माइनर हार्ट अटैक है, मेजर हार्ट अटैक है, इसको हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। मतलब ये जो हमारी मेडिकल स्टडी है ना, इसके पीछे ये सब हमारा इमोशन बैगेजेस है और कुछ नहीं है। तो कॉज क्या है? इमोशन बैगेजेस ही तो है, जो भरे पड़े हम लोग सभी लोग भरे पड़े कि नहीं? कोई ट्रिगर करता है और हम बस्ट आउट हो जाते हैं, बिकॉज हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग हमें नहीं कर पाते, हमारी ऑरा टकराती है, हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो ये हमारे हार्ट पे लोड होता है। तो सोने से पहले हार्ट को थैंक यू बोलो, उसको फॉरगिव करो कि भाई तुम्हें बहुत लोड दे दिया मैंने, बहुत तकलीफ दे दी रिश्तों की वजह से या फाइनेंशियल स्ट्रेस के वजह से या जो भी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उस बेचारे को भी लगेगा मुझे अटेंशन दिया, और नहीं दोगे तो दवाई खा के अटेंशन देना पड़ेगा, बार बार ईसीजी निकालना पड़ेगा, 2D एको करना पड़ेगा, स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज हमने उसका ख्याल नहीं रखा, हमने उसको संभाला नहीं। और अगर आपने सही में मायने में ये किया, तो मुझे लगता है आपकी जो एक ट्यूनिंग है हार्ट और इमोशंस और सोल लेवल की, वो बहुत जबरदस्त सेट हो जाएगी आपकी। और बच्चे भी जो हमारे हैं ना, वो बच्चों के साथ और हमारे एंसेस्टर्स लोग हैं ना, उनके साथ भी हमारी कार्डियक ट्यूनिंग हो जाएगी। तो जिसके साथ आपकी नहीं बनती है ना, मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, उनके हार्ट पे आप सिंबल्स डाल दो, बिकॉज उनकी धड़कनें और आपकी धड़कनों में ट्यूनिंग होनी चाहिए, है ना? पहले के जमाने में यही होता ना। आप सोचो कि अगर कोई कहेगा कि भाई हनुमान और राम जी के बीच में क्या रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल, तो साइंस सिंपल है, ट्यूनिंग थी हार्ट की। इज इट राइट? और दिखाते ऐसे हैं जब हनुमान जी के भाई राम सीता माता अंदर है, तो किसी ने समझा नहीं कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये एक ट्यूनिंग ऑफ हार्ट है कि जितनी धड़कनें उनकी चलती थी इतनी धड़कनें इनकी चलती थी। मतलब वो टेलीपैथी चलती थी, उन्हें समझ में आता था कि अब श्री राम मुझे पुकार रहे हैं और मुझे जाके उनको प्रोटेक्ट करना है, मुझे उनकी मदद करनी है। इज इट राइट? तो जैसे गॉड गुरुओं के साथ भी आपकी अगर ट्यूनिंग होती है, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी ट्यूनिंग होती है, टीचरों के साथ ट्यूनिंग होती है, तो मुझे लगता है वो फिर आपको एक एक्सपांशन ऑफ ऑरा में ले जाएंगे, वो अबेंडेंस के साइंस में आपको ले जाएंगे। और जहां ट्यूनिंग नहीं है ना, वहां अबेंडेंस कभी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने देखा है, जब ट्यूनिंग रहती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है, धीरे 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 बढ़ते रहता है। और उनके अंदर ही ट्यूनिंग नहीं होती, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाता है। तो दिस इज द प्लेस वेयर हार्ट कार्डियक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ 80/120 ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, आपको 72 का पल्स मेंटेन करना है, सिर्फ इतनी नहीं है करके। मतलब अब आयुर्वेदिक वाले देखते हैं तो कहते हैं ये धड़कन है, देखिए हाँ वात है, पित्त है, कफ है, वो तो एक आउटपुट है, वो तो एक इफेक्ट है, लेकिन उसका कॉज क्या है? कहीं ना कहीं बन नहीं रही, हमारी पार्टनर के साथ बन नहीं रही या किसी के साथ बन नहीं रही है, और उसके लिए हम कितने स्ट्रेसफुल है, वो बंदा कितना दूर रह रहा है, और उसके लिए भी हमारी धड़कनें तेज हो रही है, उसके लिए हमें कार्डियक पेन हो रहे हैं, है ना? हम मेडिकली अंजाइना कहते हैं कि भाई इसको अंजाइना है, लेकिन ये सिर्फ वर्ड्स यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है टेक्नोलॉजिकली, हमको एक्चुअली इसके ऊपर काम करना है। और जो लोग सही में काम करते हैं, मुझे नहीं लगता उसको कभी प्रॉब्लम हो सकता है करके। इज इट राइट? तो जिनके साथ भी नहीं बनती है, आज रात को सोने के पहले आज अपने हार्ट के थ्रू उसके हार्ट पे सिंबल्स डाल देना
इज इट राइट? और नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोसीजर अगर आप करोगे साइकिक सर्जरी, तो उस टाइम पे सिर्फ वो टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करना कि हाँ मेरा हार्ट अच्छा चलता है, मेरे ब्लड प्रेशर अच्छे हैं, मेरा ब्लड का फ्लो अच्छा है, ऐसा मत कहना। बस और एडिशनल कर सकती हो कि मेरा उन फैमिली मेंबर्स के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, सोल कर्मा है, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग हार्ट की बहुत अच्छी है। तो ये डिफरेंस आ गया कि नहीं? बिकॉज यहां से कमांड दे रहे हो, यहां से जो कमांड दोगे सिर्फ अंदर के न्यूरो ट्रांसमिशन में नहीं जाएगा, ये कमांड पूरे यूनिवर्स में जाएगा और सबके साथ आपकी दिल मिलते जाएंगे, है ना? मैं कितने लोगों को कितने सालों के बाद भी मिलता हूँ, जैसे अभी इनको भी पीछे ये कितने 6-7 साल के बाद मिल रहे हैं हम। तो आज आपको कैसा फील हुआ? ओ सर, मैजिकल था, क्योंकि सबको पता है कि मेरे को बहुत पेन हो रही है, मतलब जब से मैं आई हूँ मेडिटेशन हो ही नहीं रही है। हाँ। और अभी मैम ने बोला कि साइकिक सर्जरी के लिए चलो, हाँ। चाय के बाद। हाँ। इवन मैंने 2 कप चाय पी आज, हाँ। डबल डोज ली कि मुझसे बैठा नहीं जाएगा। हाँ। और जब यहाँ पे हम आ रहे थे तो मुझे डर लग रहा था लिटरली, यहाँ पेन था, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द था। मैम को मैं कल से बता रही हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा, और हाँ। मैम को भी पता है जब मेडिटेशन होती है सबसे ज्यादा मैं ही हिलजुल कर रही हूँ, ये वो, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है मेरे साथ। बट सर आज मैं अभी जब आप थे यहाँ पे तो मैं खुशी से कर रही हूँ सब कुछ, नो पेन, कुछ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं था। इट इज अ मैजिकल एक मोमेंट था मेरे साथ। क्या बात है। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, वाइब्रेशंस इतनी तेज है। वाओ, सो नाइस। नहीं, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। दिस इज द ट्यूनिंग, दिस इज अ फेथ। मतलब जब विश्वास होता है ना तो हार्ट की ट्यूनिंग रहती है। कहने का मतलब ये था, जस्ट मुझे आपको इनका एग्जांपल देके आपको एक एक्नॉलेजमेंट करना था कि मैं जस्ट आपको वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है। मेरी हालत देखो, जब भी मेडिटेशन के बाद मेरी हालत देखो, मैं सबको बोलती हूँ मुझे क्रिस्टल दे दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो, मेरे को कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। बट मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, चाहे मुझे 2 घंटे करवा लो। और वाओ, वेरी नाइस। तो ये चीजें हैं कि आप ट्यूनिंग करो, आपकी जिनके भी साथ नहीं बनती है या जिनके लिए आप बहुत वरीड हो, जिनके लिए आप बहुत स्ट्रेसफुल हो ना, उनके साथ आप हार्ट की ट्यूनिंग कर लो। ऐसा नहीं है ट्यूनिंग करने के बाद उनमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा या आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा, लेकिन एक हार्मोनी रहेगी। इज इट राइट और नॉट? नहीं तो कैसा होता है ना आजकल कि सपोज हम कार में बैठे हैं और एक गाना बजा रहे हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे जो लोग इरिटेट हो रहे हैं, ये क्या गाना लगा रहे हैं, अरे बंद करो यार, दूसरा कुछ लगा। मतलब इतनी भी ट्यूनिंग नहीं है हमारे साथ। इज इट राइट? हम किसके रूम पार्टनर बता रहे, क्या लाइट चालू करके बैठे हो, अरे क्या लाइट बंद करके बैठे हो। मतलब दोनों तरीके से तकलीफ होती है, हर छोटी छोटी चीज में हमारी इरिटेशन होता है। तो क्या होता है यहाँ पे हार्ट पे कितना लोड आता है आप ये समझ नहीं रहे, है कि नहीं? हार्ट में भले 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, मतलब लेकिन प्रेशर तो आता है कि नहीं? बिकॉज कहीं पे उसको पूरे बॉडी में फ्लो करवाना है, 4.5 लीटर का ब्लड का उसको एक इनपुट आउटपुट देना है, लेकिन आपके एक इमोशन के वजह से पूरा 4.5 लीटर का ब्लड की विस्कोसिटी खराब हो जाती है, उसका पूरा ब्लड प्रेशर ही खराब हो जाता है, और कहीं उसके अंदर एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, और जैसे एसिडिक लेवल बढ़ गया इलास्टिसिटी कड़क हो जाती है, नसें कड़क हो जाती है। इज इट राइट? लेकिन जब आप एकदम रिलैक्स रहते हो तो पूरे ब्लड वेसल्स का फ्लो अच्छा रहेगा। आइज सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, बिकॉज पूरे बॉडी में सबसे पतली अगर नसें होती है तो वो आइज में होती है, इसलिए आइज के ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफें होती है। तो अच्छी नजर से लोगों को देखो, मैं कल से आपको बोल रहा हूँ, आपका परसेप्शन अच्छा चाहिए, लोगों को देखने का नजरिया अच्छा चाहिए, तो कहीं आपको आइज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आइज की नहीं होगी तो आपको रूट चक्र का प्रॉब्लम नहीं होगा, रूट चक्र का नहीं होगा तो आपके हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कैसे इंटरकनेक्टेड है बॉडी, देखो। इज इट राइट? मतलब सिर्फ नजरिया का खेल है कि नहीं? जैसे हम 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए भी बाके बिहारी को देखे तो कितना हमको बहुत मजा आता है, एकदम हार्ट चक्र एकदम खिल जाता है। तो इसी तरह से ना किसी को भी मिलो ना, ऐसे सोचो बस भगवान मिले, परमात्मा मिल गए, बस ऐसा एक ख्याल रखो। भले शुरू में फेक लगेगा आपको कि ये क्या बोल रहे हैं। मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कोई भी टाइम पे मैं जा रहा हूँ, और जैसे मैं अपनी सोसाइटी में पहुंचता हूँ, मैं वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता हूँ, मैं खुश होता हूँ, वाह वाह मैं अपने जगह पे आ गया। और वो सिक्योरिटी वाला भी खुश होता है, अरे आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ। वो लिफ्ट बटन दबाता है, डोर ओपन करता है, मतलब वो एक फील होता है। मतलब घर पे तो बाद में जाता हूँ, एंट्री तो वहीं से होती है कि नहीं?
राइट। सर ये सेम बात अभी इवनिंग में मैं अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल कर रही थी, तो मैंने उसको दिखाया था कि हमारे सर हैं, मैं उसको सेम ये कह रही थी कि अगर आप मिलोगे ना ऐसा लगेगा सर आपके ही है। वाओ, सो मतलब नाइस। किसी से भी सर मिलते हैं सर, सबको ऐसा लगता है सर आपके ही है भाई। क्या बात है। Same बात सो है। नाइस। तो यही होता है, बिकॉज हमारे अंदर एक फेथ है ना, एक विश्वास है, एक ट्यूनिंग है। तो ये ट्यूनिंग सिर्फ यही मत रखो, ये फोटोन सिर्फ यही मत रखो, इस फोटोन्स को, इस ट्यूनिंग को घर पे भी लेके जाओ। शुरू में आपको सब वियर्ड सा लगेगा कि नहीं मेरी इसके साथ कैसे बनेगी, मेरे तो बनी नहीं सकती, हमारा तो 36 का आंकड़ा है। बट डजंट मैटर, अटेम्प्ट तो करो और अपने माइंड को बार बार रिप्रोग्रामिंग करो थ्रू द साइकिक सर्जरी। नहीं अब बन रही है, अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके। ऐसा नहीं है कि भाई आपका नहीं बन रहा है तो आपको एक ड्रास्टिक एक्शन ले लोगे और उस ड्रास्टिक एक्शन से कुछ आपको फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब डिवोर्स भी ले लिया, पेपर पे साइन भी कर लिया, पेरेंट्स उधर रह रहे, बच्चे इधर रह रहे, तो भी कोई फर्क नहीं। अंदर तो वही खलबली चलते रहेगी ना, हार्ट चक्र में तो वही पेन रहेगा कि नहीं उसके लिए। तो फायदा क्या है जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी भगवान ने दी है, आपको ह्यूमन बॉडी दी है और मिलाया है, तो क्लियरेंस करने के लिए मिला है, कुछ झगड़े करने के लिए थोड़ी मिला है, परेशान करने के लिए थोड़ी आपको मिला है। इज इट राइट और नॉट? तो बी चिल, जो जैसा है एक्सेप्ट करो, गिव देम स्पेस। कुछ हमें उनको कुछ ताने नहीं मारने, उनके हार्ट को पेन नहीं क्रिएट करना है, हमारे हार्ट को पेन क्रिएट नहीं करना है। वो कोई 4 शब्द बोले, हम कोई 4 शब्द बोले, मतलब ये तो फिर तीर चलते ही रहेगी। आपने देखा होगा महाभारत रामायण में, वो यहाँ तीर 4 छोड़ते तो वो वहां से 4 छोड़ते, देखा कि नहीं? तो एक्चुअली ऐसे होता है, हम साइलेंटली है ना एक दूसरे पे वॉर कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं। हमारे पास तलवार, भाले, हथियार कुछ भी नहीं है, लेकिन घर वाले या हमारे रिश्तेदार एक दूसरे के साथ हमारे साइलेंट वॉर चलते और बेचारा हार्ट पे वो पेन बढ़ते जाता है, वो नसें अंदर कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम लोग जब उसकी कार्डियोग्राम करते हैं तब हमें समझ में आता है इसका हार्ट कितना अफेक्टेड है। मैंने 1.5 साल तक आईसीयू में काम किया जब मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल में था। मैं लिटरली ये समझ में नहीं आता था कि इतनी कार्डियक फ्लक्चुएशंस क्यों होती थी। मतलब मैं मेरे कार्डियक सर्जन या कार्डियक मेडिसिन डॉक्टर को पूछता था तो वो कहते थे नहीं इसका है ना ये पार्ट हार्ट का खराब हो गया है, इसका ये खराब हो गया है। मैंने कहा लेकिन होता कैसे है, लेकिन उनके पास आंसर नहीं था। बिकॉज अब मुझे ये समझ में आ रहा है, जब से मैं ये ऑरा साइंस में आया हूँ या स्पिरिचुअल रिसर्च में आया हूँ, अब मुझे समझ में आया है कि वो कार्डियक एक्टिविटी इतनी कैसे होती है। मतलब हम ऑपरेशन थिएटर में भी पेशेंट को सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद लेटाते, ऑपरेशन स्टार्ट करते, अचानक एंजाइटी बढ़ जाती है, अचानक फियर एक्टिवेट होता है, अचानक उसकी हार्ट की एक्टिविटी चेंज होती है। तो लगता है अभी तो फिट था, तभी तो उसको लेटाया, अब अचानक इसको क्या हो गया। मतलब इंसान को आप इतने इमोशंस को लाइटली कैसे ले सकते हो? सिर्फ फिजिकल लेवल पे आप उसको कट कैसे कर सकते हो? पहले उसको अंदर से तैयार तो होने दो, कैसे भी दवाई इंड्यूस करके उसके यूनिट्स को नॉर्मल लाके आप उसको कट नहीं कर सकते। पहले वो इमोशनली तो फिट रहे, मेंटली तो फिट रहे सर्जरी के लिए, उसके बाद आप उसको सर्जरी करो तो बात अलग बात है। इसलिए हम लोग को एज अ मेडिकल मतलब लीगो मेडिकल जो होता है हमको कंसर्न लेना पड़ता है, बिकॉज हमें भी क्लियर पता रहता है कि उसका ऑपरेशन थिएटर में भी डेथ हो सकता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। हम कंसर्न लेके हम फ्री होना चाहते हैं, भाई हमारे ऊपर कोई केस ना ठोक दे। मतलब अंदर से हम भी तो प्रिपेयर्ड है ना, हमें भी पता है कुछ भी हो सकता है। इज इट राइट ना? तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं मेडिकल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी हम जेलों में भी जाते हैं, हम इवेंट भी करते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ उनके हार्ट चक्र को हील करने के लिए। बिकॉज एक क्रिमिनल जो माइंड है ना, वो अपने एक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ दिमाग नेगेटिव नहीं सोचता है, उसके पीछे एक भाव भी होते हैं। तो वो भाव कभी भी है ना सजा लेने के लिए तैयार नहीं है, वो वापस रिवेंज लेने के लिए तैयार है, वो वापस क्राइम करने को तैयार है। तो उसके भाव तो बदलने पड़ेंगे कि नहीं हमको? ऐसा थोड़ी है उसके फिजिकल बॉडी को 7 साल की सजा दी के उसका भाव चेंज होने वाले या माइंड चेंज होने वाला है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। इज इट राइट? वो पनिशमेंट कितनी भारी पड़ती है। आप सोचो, आप जब स्कूल में थे और कभी आपने होमवर्क नहीं किया और टीचर ने आपको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया 45 मिनट्स के लिए, तो आपके अंदर कैसी रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट हुई? कितना इंसल्टिंग फील हो रहा है। सारे आपके फ्रेंड्स अंदर हैं और आपको बाहर निकाल दिया या आपको लास्ट बेंच में खड़ा कर दिया। इज इट राइट और नॉट? मतलब ये छोटा सा एक इंसल्ट भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है हार्ट पे, और किसी को आप 7 साल सजा दो या किसी को जेल में डाल के उस पे थप्पा मार दो कि ये क्रिमिनल है और ये जेल जा चुका है,
उसको जॉब नहीं मिलता है, उसको सोसाइटी में स्टेटस नहीं मिलती है, कैसा लगता है मुझे बताओ? इज इट राइट? किसी का ब्रेकअप होता है, किसी का डिवोर्स होता है, तो कैसे लोग बोलते हैं इसकी डिवोर्सी हो, ये डिवोर्सी है, ये ऐसा है, ये इसका एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है। ये जो थप्पे लगते हैं ना, ये हार्ट पे लगते हैं, दिमाग पे लगते हैं, हॉनेस्टली स्पीकिंग। और बहुत हम लाइटली ले लेते हैं इस चीज को, बहुत लाइटली ले लेते हैं हम लोग, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं कि भाई बार बार हम अपने हार्ट को टॉर्चर करें और जब हम भरे पड़े तो हम दूसरों को भर देते हैं, दूसरों को टॉर्चर कर देते हैं। क्या मतलब है मुझे बताओ? इससे तो इतने रिग्रेशन हम करते हैं, वूम रिग्रेशन, मनी रिग्रेशन, इस हार्ट को ही तो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो अपनी साइकोलॉजी लेके आ रहे हो, लेकिन हमें तो आपकी फिजियोलॉजी भी चेंज करनी है। इज इट राइट? और जब तक ये फिजियोलॉजी आपकी चेंज नहीं होगी, आपकी ये पैरामीटर्स, केमिकल्स चेंज नहीं होंगे, ये तो रिपीट साइकिल बनने वाली है आपकी। आई थिंक आप समझ गए हो कि ये कितना बड़ा साइंस है करके। तो हर 21 डेज या 1 मंथ में जब भी आपको लगे ये सर्जरी वेसल्स की आप करना, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइटली मत लेना कि हाँ ठीक है हम समझ गए, ऐसा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर द एज ऑफ 45-50 जब नया ब्लड नहीं बनेगा आपकी बॉडी में, तब आपकी हार्ट की जो कंडीशंस होगी ना, वो डिटोरिएट होते जाएगी, वो खराब होते जाएगी। डोंट डाई विद द डिजीज, डोंट डाई विद योर नेगेटिव इमोशंस एंड भरे हार्ट से मरना नहीं, बिकॉज यही तो चीजें रीबर्थ में वापस आपके साथ चलने वाले, यही तो भाव आने वाले। मेरे पास जब पहले कंजेनिटल हार्ट डिजीज के केस आते थे, जब मैं पीडियाट्रिशियन की प्रैक्टिस करता था, तो मुझे समझ भी नहीं आता था छोटे बच्चे के हार्ट में होल कहाँ से आ गया। मतलब पेरेंट्स के डीएनए में कितना डिफेक्ट होगा तब जाके बच्चे के हार्ट में होल आया कि नहीं? इज इट राइट? बच्चे ने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं कि हम अपने हार्ट पे प्रेशर देके बच्चे के हार्ट में होल क्रिएट कर रहे हैं, और वो बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है और उसकी लाइफ स्पैन कितनी कम हो रही है। इज इट राइट? हमने कोशिश भी की कि कुछ रिग्रेशन करके, वूम रिग्रेशन करके या ऑर्गन रिग्रेशन करके उसको सरवाइव करने के लिए कुछ हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाते, बिकॉज वापस वो पेरेंट्स अपनी नेगेटिव माइंड सेट या हार्ट की नेगेटिविटी में आ जाते, तो बच्चा वापस अफेक्ट होता है। बिकॉज अभी भी डीएनए की ट्यूनिंग तो है कि नहीं, समझ में कि नहीं? तो प्लीज रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ द पीपल। कहने का मतलब ये है, कोई कहीं कुछ भी कर रहा है, अगर गलत भी कर रहा है ना, मैं आपको हॉनेस्टली बोलता हूं, एक बार तो उसको रिस्पेक्ट करो, उसको स्पेस दो और उसको हील करो। ताने वाने मत मारते जाओ बार बार, बिकॉज वो और आपसे दूर होते जाएगा। फिर फायदा क्या है? आप तो बोलोगे नहीं मैं तो बोल के हल्की हो गई, अच्छा हुआ मैंने बोल दिया, मैंने भड़ास निकाल दी। अरे लेकिन सामने वाले का हार्ट कितना भारी पड़ गया। इज इट राइट? तो थोड़ा पॉज दे दो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, उसने किस परिस्थिति में कुछ नेगेटिव किया, क्या उसे वो एक्सपीरियंस लेना था, क्या मुझसे कोई गलती होगी इसलिए वो ये ऐसा सिनेरियो उसने क्रिएट किया है, कुछ तो होगा कि नहीं? इज राइट? आदमी जब खुश होता है तो मतलब कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन आदमी जब दुखी होता है ना तो बहुत कुछ कर लेता है। सिगरेट भी पी लेता है, दारू भी पी लेता है, मर्डर भी कर लेता है, रेप भी कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है, क्राइम कर लेता है। तो उस क्राइम के पीछे ये एक बेचारे का नेगेटिव भाव है, एक हृदय चक्र कहीं ना कहीं भरा पड़ा है, एक हार्ट उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, उसका सिस्टोलिक डायस्टोलिक कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब है, और उसको प्लीज आप हील कर दो तो मुझे लगता है उसका सब ठीक हो जाएगा। यही तो सोर्स है उसका। इज इट राइट? सो जब आप उसको हील करोगे हार्ट चक्र को, आज आप ट्राई करना रात को सोने से पहले अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखना और सारे सिंबल्स डालना, और रोज ऐसे करो जैसे हम परमात्मा शुक्रगुजार करते हैं ना, तो वैसे अपने हार्ट को भी एक परमात्मा ही समझ लो कि बिकॉज आप अंदर हो इसलिए मैं जिंदा हूँ। जब आपकी धड़कनें बंद हो जाएगी मैं तो चले जाऊंगा। यस, जैसे आप अभी हार्ट को लेके कह रहे थे, मैंने अपने जर्नल एक 5 एलिमेंट जैसे सृष्टि है, हाँ, राइट। तो कोई भी डिजीज अगर किसी को भी, जैसे अभी उनको एक जैसे शिशु से वो बोल रहे थे कि मेरे को हाइपर हाँ, थोड़ा लग रहा है, राइट। या किसी को एसिडिटी था, या किसी को कोई अभी मैं जैसे मैं विकासी का हाँ, उनको थोड़ा सा शुगर डायबिटिक का थोड़ा, राइट राइट। तो मैं उस सारे एक्सपीरियंस को मैंने जो पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, हाँ, वो ये था कि अगर हम जो नेचर के 5 जो तत्व हैं, हाँ, जो पानी है, अग्नि है, वायु, अगर हम इन 5 से अपने ऑर्गन को कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देते हैं कि जो मेरे सेल्स हैं, हाँ, वो दोबारा रीजनरेट हो रहे हैं,
तो 95% से ज्यादा एफिकेसी आती है बॉडी रीजनरेट होने में, वो आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाते हो। Yes. अगर आप उन पांचों को थैंक यू और फॉरगिव करने Right. विश्वास रखते हो। एग्जैक्टली देखो कितनी अच्छी बात है, बिकॉज हार्ट हमारा जो है ऑर्गन है वो अर्थ एलिमेंट है ना। ब्लड है वो हमारा वाटर एलिमेंट है, इज इट राइट। और हमारे जो थॉट है वो फायर एलिमेंट है, जिसके वजह से हार्ट चल रहा है करके, इज इट राइट। और हमारे लंग्स के साथ, उसके ब्रेथ के साथ हार्ट की कनेक्टिविटी वो एयर एलिमेंट है। और हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है दैट इज ईथर एलिमेंट, जो ईश्वर के साथ जुड़ा है, हृदय के साथ जुड़ा है, वो फिफ्थ एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट देखो हार्ट को एक्टिव रखते हैं करके। इसमें कोई एक एलिमेंट भी कम ज्यादा रहेगा तो आपको नहीं लगता हार्ट को प्रॉब्लम होंगे। हम कहते हैं इसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है, इसमें एसिड ज्यादा है, तो फिर हार्ट अफेक्ट होगा। इसकी ब्रेथ पैटर्न गलत है तो फिर हार्ट अफेक्ट होगा। ये कुछ शराब ज्यादा पी रहा है, मतलब वाटर एलिमेंट पॉल्यूटेड ले रहा है, तो हार्ट अफेक्ट होगा। मतलब कोई भी एक एलिमेंट को अगर आप परेशान करोगे, मतलब डिस्टर्ब करोगे, अल्टीमेटली वो बेचारा हार्ट पे लोड आने वाला है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरा हार्ट कौन से एलिमेंट से डिस्टर्ब है, तो उसी एलिमेंट को अगर आप करेक्शन करोगे, हील करोगे, तो मुझे लगता है आपका हार्ट वापस नॉर्मल हो जाएगा। इज इट राइट। सो उन्होंने बहुत, दर्पण भैया ने अच्छी बात बताई कि 5 एलिमेंट्स को, जो नेचर की जो प्रकृति का जो एक क्या कहते हैं बैलेंसिंग है, जो हमारे बॉडी के साथ होनी चाहिए, अंदर ही ट्यूनिंग होनी चाहिए 5 एलिमेंट्स की, तब बाहर की प्रकृति को आप इंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज मैं आपको कहीं भी अच्छे नेचर के पास लेके जाऊंगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे, है ना। जैसे लोग बता रहे क्या इतनी भीड़ है, मुझे तो बहुत बोर हो गया, मैं दूसरी बार तो जाऊंगा नहीं, बिकॉज अंदर से आप इरिटेटेड हो। और अंदर से खुश हो तो आपको कोई भीड़ भी नहीं लगेगी, आपको 10-12 घंटे मतलब केदारनाथ चढ़ोगे उतरोगे, आपको तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर से खुश हो ना आप। इज इट राइट। तो आप ट्राई करना रात को सोने से पहले ये देखने के लिए कि मैं कौन से, जैसे अभी आपको ऑरा में भी गाइड तो कर ही रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है, कौन सा चक्र डिस्टर्ब है। उस चक्र को बैलेंस करते हुए हार्ट को बैलेंस करने की कोशिश करो, बिकॉज पूरा लोड तो उसी पे आने वाला है। कहीं से भी डिस्टर्ब, यहाँ से डिस्टर्ब, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं करते हो ना, तो भी आपका हार्ट का एक ईथर एलिमेंट डिस्टर्ब है। ठीक है, आप टाइम पे पानी नहीं पीते हो या ज्यादा कोई पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम करते हो, तो भी आपका हार्ट डिस्टर्ब है। मतलब कहीं से भी बेचारा हार्ट के ऊपर तो लोड आने ही वाला है, बिकॉज फ्लो तो वहीं से हो रहा है ना पूरी बॉडी को। इज इट राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप दवाई ले लेके उसको नॉर्मल करें। एक्चुअली मैंने तो देखा, मेरे एक अंकल जो यूएस में थे, उनको कम से कम 4 या 5 बार बाईपास करना पड़ा। और जब मैं उनको मिला था 2008 में, तो मुझे उन्होंने यही पूछा, बेटा ये क्या है, बार बार मुझे बाईपास करना पड़ रहा है। तो मैंने उनको अपने स्पिरिचुअल, जैसे आज मैंने आपको समझाया वैसे मैंने उनको समझाया, और उन्होंने वो समझ लिया। उसके बाद से आज 2008 से लेके अभी तक उनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं कभी बाईपास उनको वापस करना पड़ा, बिकॉज कॉज वही था। और डॉक्टर उनको समझा नहीं पा रहे थे। किसी का 5 बार बाईपास करेंगे, सोचो उनकी हार्ट की क्या एक्टिव, मतलब क्या प्रॉब्लम, कितनी टॉर्चरिंग हुई होगी उनकी। इज इट राइट। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें कॉज निकालना है, और कॉज कहीं ना कहीं इस 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस्ड है, जो हम समझ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के जो नियम है उससे नहीं चल रहे हैं, ह्यूमन के साथ हमारा ट्यूनिंग नहीं है, या हमारा फूड के साथ ट्यूनिंग नहीं है, मतलब हम प्राकृतिक आहार नहीं करते, ज्यादा ऑयली स्पाइसी या जंक फूड खाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल हार्ट डिस्टर्ब होता है। ना हमें फिजिकल हार्ट को डिस्टर्ब करना है, ना इमोशनली हार्ट को डिस्टर्ब करना है, और ना हमारे ब्रेथ के अरिदमिक पैटर्न से हमें हार्ट को डिस्टर्ब करना है। हमें हर तरीके से हार्ट को, बहुत बेचारे एक बच्चा है अंदर, एक परमात्मा है, और उसको बहुत अच्छे से रखना है। जैसे भगवान को मंदिर में कितना अच्छे से रखते हैं लोग, सफाई के साथ, अच्छा दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इसी तरह से हार्ट को भी एक अच्छा ही समझ लो कि भाई सही में गॉड अंदर है तब मैं जिंदा हूँ, या भगवान ही नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे। कोई अंदर से कोई मूर्ति ले जाए तो कोई दर्शन करने जाएगा उस मंदिर में? कोई जाएगा? वो कहेंगे नहीं, यहाँ से तो भगवान लेके चले गए कहीं। इज इट राइट और नॉट? जैसे कुछ कुछ मंदिरों में आपने देखा है ना, कुछ टाइम के लिए बाहर निकालते, घुमाते हैं सब जगह। जैसे अभी मैं चेन्नई गया था, तिरुवन्नमलाई में, तो वहाँ शिव शक्ति को साल में एक बार बाहर निकालते हैं और ये करते हैं। तो इसी तरह से है कि भाई हमें भी अपने हार्ट को बाहर निकालो, उसको सबके अच्छे दर्शन कराओ, और वापस इसको प्लेसमेंट करो।
तो इट विल बी हैप्पी कि चलो मुझे सभी देवी देवताओं के, सभी गुरुओं के मुझे दर्शन करवाएं। तो ये इन्वोकेशन जो शुरू में आज इन्होंने आपको करवाया, अलग अलग एंजल्स का नाम लिया, अलग अलग देवी देवताओं का नाम लिया, एक्चुअली आपने अपने हार्ट को एस्ट्रल ट्रैवल करवा के, सबसे दर्शन करवा के आपने फिर ये प्रोसीजर स्टार्ट की। तो देखो ये कितनी एक अच्छी टेक्निक है कि नहीं, कि हम उसको हार्ट को एक होलिस्टिकली ब्लेस कर रहे हैं। मतलब कहीं क्रिश्चियनिटी से भी कर रहे हैं, कभी हम गुरुद्वारा से भी कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं मतलब हम दरगाह से भी कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं हम मंदिरों से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको एक होलिस्टिक ब्लेसिंग मिलती है। और उसके बाद ये करेंगे तो कितना अच्छा है। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग जूनियर सर्जन होते हैं, या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, या नर्स होते हैं, मतलब सारे लोग मिलकर एक सर्जरी करते हैं। इज इट राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जन ही जाके काम करता है। इज इट राइट? तो ये भी जो हमारा एक साइकिक सर्जरी का है, उसमें हम सभी देवी देवताओं गुरुओं को हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सभी को इन्वोकेशन करते हुए हम करेंगे। 5 एलिमेंट्स को इन्वोक करना है, प्लैनेट्स को इन्वोक करना है। तो फिर क्या होगा कि एक बहुत अच्छी तरंग अंदर जाएगी। तो मे बी कोई एक तरंग मिसिंग है जिसके वजह से हमारा हार्ट डिस्टर्ब है, उसको वो तरंग मिल जाएगी। यू नेवर नो। एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा कि नहीं? सभी तरह से कहीं ना कहीं हमें कोई चीज की मिसिंग कंपोनेंट है। जैसे हम कहते हैं ना क्वांटम साइंस में कि एक मिसिंग कंपोनेंट है, तो कभी बोलते हैं अरे ये मेरा ट्विन फ्लेम आ गया, ये मेरा सोलमेट आ गया। इज इट राइट? तो ये हम बोलते हैं ना, जैसे हनुमान जी राम के लिए है, तो ऐसा कोई ना कोई तो एक मिसिंग कंपोनेंट है हमारा हृदय के लिए। और जब वो कोई मिल जाता है इन्वोकेशन में, तो उसको बहुत प्लेजेंट फीलिंग होती है। वो होती है सब एस्ट्रली, ऐसा फिजिकल फॉर्म में तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को एक खिलौना दोगे ना, उसको कैसा प्लेजेंट फीलिंग होता है कि नहीं? इज इट राइट? उसको एक चॉकलेट दोगे, आइसक्रीम दोगे, उसको कैसा लगेगा? प्लेजेंट फीलिंग होगा कि नहीं? लेकिन वो फिजिकल लेवल पे, क्योंकि बच्चा है ना। इज इट राइट? लेकिन अब हम तो बड़े हो गए, हमको फिजिकल फॉर्म में कोई ऐसा चाहिए नहीं कि नहीं वो मुझे दर्शन दे तो ही मैं मानूं। इट्स नॉट दैट वे। जस्ट इट्स एन इन्वोकेशन जिससे आप अपने हृदय को पॉजिटिव करो और ये एक्टिविटी करो। इज इट राइट? और फिर इन्हीं को ग्रेटिट्यूड करो, थैंक्स बोलो कि आपके प्रेजेंस में मेरी एक कार्डियक सर्जरी होगी, आपके प्रेजेंस में मेरे वेसल्स अच्छे हो गए। और फिर हम कट करके उन्हें भी फ्री करते, हम भी फ्री होते। बिकॉज अल्टीमेटली वो चीज अगर संस्कारों में उतर गई तो बहुत फर्क होता है। तो बिफोर आई एंड द टॉक मैं आपको एक वर्ड यूज करना चाहता हूं जो मैं एक्चुअली कल करना चाहता था, मैं भूल गया। तो ये होता है ना कि मैंने ये मान लिया और मैं ये मान के चलता हूं। इस दो चीज में फर्क है कि नहीं? इज इट राइट? मैंने ये मान लिया और ये मैं मान के चलता हूं। मतलब मान के चलता हूं मतलब अब मैं उसको एक्शन में मैंने उतारा, मैंने अपने संस्कारों में उतारा। इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इज इट राइट? हम बोलते हैं भाई मैंने तुम्हें गुरु मान लिया, लेकिन मैं तुम्हें गुरु मान के जिंदगी में चलता हूं। मैंने तुम्हें हस्बैंड मान लिया, मैंने तुम्हें वाइफ मान लिया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। डिफरेंस है कि नहीं यहाँ पे? एग्जैक्टली। तो ये रिट्रीट में ना ये कैसे मान के चलते हैं ना, ये हम आपको सिखाते हैं। जानते तो आप सब कुछ है, नॉलेज तो सबके अंदर है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूं वो नॉलेज आपके पास नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसको लेके कैसे चलना ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं सबके साथ प्यार से चलता हूं, इसमें फर्क है कि नहीं? इज इट राइट? मैं सबको अपना मानता हूं, मैं सबको अपना मान के चलता हूं, इसमें फर्क है कि नहीं? तो कल ये वर्ड मैं जब बोलने वाला था तो मेरे अंदर से स्किप हो गया, लेकिन शायद ये राइट टाइम है कि आपको समझाने के लिए कि व्हाट डू यू आई मीन, कि सिर्फ हृदय को ठीक नहीं करना है, उसको अच्छा लेके चलना है। कहीं पे वो भाव अच्छे लेके चलने हैं आपको, और वो लेके चलोगे ना, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपको आपका हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मुझे तो अपना हक चाहिए। लड़के थोड़ी कुछ चीज मिलती है, मिलता है क्या मुझे बताओ? नहीं। लेकिन अगर आप उनका दिल जीत लोगे ना, वो आपको उससे भी ज्यादा देंगे, जीत आप मांगते उससे भी ज्यादा आपको देंगे, है कि नहीं? बच्चा कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो माँ 4 चीजें रख देती है, तू ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। वो तो नहीं, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, क्योंकि वो दिल से दे रही है उसको। इज इट राइट? फिर वहां कैलकुलेशन नहीं होता है। इज इट राइट? तो आप है ना अपने आप को पूछो, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि मैं जानती तो हूं, क्या मैं ये जान के चलती हूं क्या?
इसको लेके चलती हूँ क्या? मैं जानता तो हूँ, क्या मैं उसको लेके चल रहा हूँ अपनी लाइफ में? क्या मैंने अपने एक्शन में मैंने उतारा कि नहीं? मैं योगा जानता हूँ, क्या मैं योगा कर रहा हूँ? मैं मेडिटेशन जान रहा हूँ, क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ? मैं हीलिंग जानता हूँ, क्या मैं हीलिंग कर रहा हूँ? जब तक आप करोगे नहीं, एक्शन में नहीं लाओगे, तो फायदा क्या है? आप बोलोगे मैं तुझे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्या आप रिस्पेक्ट करके चल रहे हो? मैं तुम्हें बहुत वैल्यू देती हूँ, क्या आप वैल्यू देके चल रहे हो? इसमें बहुत फर्क है। इज इट राइट? तो यही यहाँ पे राधा कृष्ण में हमने समझाया कि उन्होंने दोनों को लेके चले लाइफ में, अपने दिलों में लेके चले, फिजिकली नहीं चले वो आगे की लाइफ में। तो आपको भी वही करना है, अपने दिल में लेके उसको चलना है, चाहे वो फिजिकली आपके साथ रहे ना रहे, डजंट मैटर, उनको लेके चलना है। मतलब हम अपने माँ बाप के संस्कारों को लेके चलना है कि नहीं? पार्टनर्स के प्यार को लेके चलना है, चाहे आपके पार्टनर से प्यार ना भी मिले तो भी वो लेके चलना है, चाहे आपको रिस्पेक्ट ना मिले लेकिन आपको उनको रिस्पेक्ट लेके चलना है। इज इट राइट? तो जब आप अपने अंदर उतारोगे ना, देन इट डजंट मैटर के सामने क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं। इट्स एन अनकंडीशनल, ऐसा है, कोई आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, बिकॉज आप तो लेके चल रहे हो कि नहीं। आप बोलते मैं तो जा रहा हूं केदारनाथ, प्रभु मिले ना मिले बस मुझे तो दर्शन करने होंगे। मींस आप चल रहे हो ये सोच के कि बस आपको उनके दर्शन करने, उन्होंने आपको दर्शन दिए या दिए, दैट्स एन सेकेंडरी। क्लियर हो गया कि नहीं आपके माइंड में? तो काफी लोग जो है ना, जो हमारे सिस्टम में आते हैं या और कहीं जाते हैं, नहीं मैं तो जानता हूं, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने उसको लेके नहीं चले। अगर आप लेके चलते तो आप उसको एड ऑन करते अपनी लाइफ में, कि अच्छा हुआ वापस आपने मुझे याद दिलाया, मैं जानता तो था लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको लेके कैसे चलना है। तो वी टीच यू द टेक्निक। जब मैं सिस्टर शिवानी को भी मिला ना, तो हमारे टॉक में यही कन्वर्सेशन था कि उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर शाह हम ये सब जानते हैं, लेकिन आप ये जो साइकिक सर्जरी और ये जो हीलिंग करवाते हो ना, तो ये तो बहुत अच्छी क्रिया है कि जिससे आदमी डी एडिक्टेड हो सकता है, जिससे आदमी अपने प्रॉब्लम से फ्री हो सकता है। तो हमारा 10 मिनट की जगह हाफ एन आवर ये कन्वर्सेशन चला दोनों के साथ, बिकॉज वो बहुत जल्दी समझ गए कि वी आर अ प्रैक्टिकल पीपल। हम सिर्फ नॉलेज देते नहीं है, हम प्रोसीजर देते हैं। फर्क हो गया कि नहीं? यहाँ पे एक नॉलेज देना, एक प्रोसीजर देना। इज इट राइट? हम जितनी भी कथाएं यहाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, तो इट्स जस्ट अ नॉलेज, इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी टेक्निक टू इम्प्लीमेंट इन द लाइफ। और वहां पे ये कमी रह जाती है करके। इज इट राइट? तो कुछ लोग मोक्ष के लिए टेक्निक देते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए देते हैं, रिलेशनशिप के लिए देते हैं, फाइनेंस के लिए, बिकॉज हमें कोई बाईपास नहीं करना है। आप कोई ऐसे ट्रांसेंडेंटल सोल नहीं हो कि मैं जिसको डायरेक्ट सोल लेवल की टेक्निक दूं। आप यहाँ पे मैच्योर सोल लेवल हो, ओल्ड सोल लेवल हो, तो हमें अपने लेवल पे टेक्निक्स को लेना चाहिए। इज इट राइट और नॉट? मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन करो और मैं बोलूं बस आप मोक्ष की तरफ देखो, मुक्ति की तरफ देखो, आप बोलोगे यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा EMI पे नहीं कर रहा हूं, मैं मोक्ष की तरफ देखूंगा। जब बैंक वाले आएंगे आपने EMI नहीं पे, तू भी मोक्ष की तरफ देखना, मैं भी देखना। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे। इज इट राइट और नॉट? दूध वाला बिल लेके आएगा, बोलेगा क्या तू पैसे मांग रहे, मोक्ष की तरफ देख। बोले लेकिन मैंने तो आपको यहाँ रोज दूध देना, उसके तो बिल पे करूं। ऐसी बातें आप नहीं कर सकते। बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। इज इट राइट और रॉन्ग? आप डॉक्टर के पास भी बोलोगे कि आपका ब्लड प्रेशर 200 हो गया, कोई बात नहीं, तू मोक्ष देख, मैं भी देखता हूँ। वो तो नहीं देखेगा लेकिन आप तो देख लोगे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे। सो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ कि कहाँ पे मुझे है ना अनवांटेडली ना वो बड़ा स्केल लेके नहीं चलना है। बी विथ योर ओन रेंज। और इसलिए हम लोग है ना ये बार बार ऑरा करते हैं, बिफोर आफ्टर, बिकॉज हमको ना आपको आपके लेवल पे करेक्शन करवाना है। इज इट राइट? आपको कब मोक्ष मिलेगा, कब, ये तो मुझे पता नहीं है, कितने और जन्म लगेंगे वो पता नहीं, लेकिन कम से कम अभी का तो माइन्यूट करेक्शन तो करो। ये तो माइन्यूट करेक्शन है कि नहीं? आपका हार्ट है, आपका ब्रेथ है, आपके हार्मोन्स है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही तो आउटपुट बता रहे हैं ना, आपके रिश्ते हैं, आपका फाइनेंस है, ये तो आउटपुट बता रहे हैं करके। इज इट राइट? तो ये अगर आप करोगे ना बहुत मजा आएगा आपको। ओके, सो अभी क्या करना है, प्रैक्टिकली होना है कि नहीं? चलना है लेके, सिर्फ अंदर नहीं रखना है, इसको लेके चलना है, और इसको लेके चलोगे लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी।
यस यस आंटी, सर अभी तो ज्ञान के बाद तो ये सब अभी कर दिया। राइट, परंतु ये जो प्रॉब्लम मैं अपने आप को हाँ। देखती हूँ, ये मैंने जो अपने आप को प्रॉब्लम दी, हाँ। आँखों को, हाँ। हार्ट को, Right. शुगर लेवल को, Right. थायराइड को, ये तो अध्ययन में मैंने भर दिया था। एग्जैक्टली इसलिए तो बोलते हैं ना, जब से ज्ञान मिला तब से चलो। जब तक अज्ञानी थे तो कोई चारा नहीं था, लेकिन आज तो ज्ञान मिल गया है ना, जागा तब से सवेरा, बेटर लेट देन नेवर। हम क्यों ये सारी चीजें बोलते हैं, इसे राइट। अब हम कितना करेक्शन कर पाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या है ना, ईथर एलिमेंट होता है ना, जो ईथर ऑरा होता है, एथरिक ऑरा जिसको हम बोलते हैं, एथरिक ऑरा में बहुत चेंज आएगा। मतलब अभी आपकी आईज अफेक्ट हो गई है, कितने लोग हैं जो बचपन से ही ब्लाइंड है, लेकिन उनका ईथर एलिमेंट में उनका सेंस ऑफ पावर बहुत जोरदार है। अभी आप दुबई से यहाँ तक आए इतनी कम साइट में भी, तो कहीं ना कहीं आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गया कि नहीं? आपका भाव इतना पॉजिटिव था कि आपको यहाँ तक खींच के लेके आया। मतलब लोग सरप्राइज थे कि भाई आप कैसे यहाँ तक आए, लेकिन आपके भाव इतने प्योर हैं। तो गॉड कभी कभी क्या करता है, फिजिकल डिजीज इसलिए देता है बिकॉज आपके भाव को और प्योर करना है, आपके सेंस को और ज्यादा पावरफुल करना है, आपके सिक्स्थ सेंस को पावरफुल करना है। तब आपके 5 सेंस को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है, तब आप 6 एक्टिवेट करोगे कि नहीं? नहीं तो आप क्यों करते? तो आपको ये सोल जर्नी के लिए गॉड प्रिपेयर कर रहा है। अदरवाइज इफ यू आर फिजिकली फिट, आप बोलोगे मैं क्यों दुबई से इंडिया जाऊं, आप नहीं आते। और अगर आप नहीं आते तो ऐसी एक्टिविटी आपको कहां मिलती? तो जो तकलीफें हमें मिलती है ना, तो गॉड हमको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, रिश्तों में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन हमको लगता है ये क्यों मुझे तकलीफ दिया, क्यों तकलीफ दिया। मतलब ऐसा है ना कि जिसका नाक बंद ना करो वो मुंह से सांस थोड़ी लेने वाला है। तो ये तो एक एक्ट है गॉड का कि कहीं ना कहीं हमें कोई चीज में डालता है, तब जाके हम, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम 95% लाओगे ना तो तुम्हें मोबाइल ला के देंगे, तो हम भी एक कंडीशन क्रिएट करते कि नहीं? अदरवाइज ये मोबाइल का और 95 का क्या कनेक्शन है? बच्चा भी सोचेगा ये कौन सा लॉजिक है कि मैं आज होमवर्क करूंगा तो आइसक्रीम मिलेगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन हम क्रिएट कर, दैट्स एन एंकरिंग वी आर क्रिएटिंग। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है। तो एनी हाउ हमें भी वो फॉलो करना पड़ता है। गॉड अगर हमें कोई उलझनों में डालता है तो उसको सॉल्व करते करते हम अपने अंदर की कुछ अलग क्लियरेंस कर रहे हैं, एंड कीप ऑन डूइंग इट। कभी आपको फायदा होगा, कभी आपके वजह से लोगों को फायदा होगा। तो मे बी आपको पेन देके ऊपर वाला कहीं ना कहीं दूसरों की सफाई करवाना चाहता है, तो आपको वो ब्लेस कर रहा है। इसलिए भले आप में डिजीज भी है तो भी आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो, और आप आ पा रहे हो। अब ऋषिकेश भी आए, मसूरी भी आए, यहाँ पे भी आए, शिरडी भी आए, पंचगनी भी आए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक विल पावर दिया जा रहा है। इसको जब मैं यूएस में, जब मैं एनएलपी सीख रहा था, तो उसको एक ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ये शब्द यूज करते थे एनएलपी में, कि वो एक ड्राइविंग फोर्स है जो गॉड आपको और हमको दे रहा है, तभी तो हम यहाँ पे बैठे पड़े। तो यहाँ इतने कैसे जमा होते हैं? ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं अपने अपने घरों में, लेकिन हमारे पीछे कोई तो एक ईश्वरीय शक्ति है या गुरुओं की शक्ति है जिसके वजह से हम अच्छी तरह से यहाँ बैठ के ये सब चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इज इट राइट? ओके, मजा आ गया? थैंक यू वेरी मच।